ट्री एंड द सेज, रिटन बाय हरभजन सिंह और हरिभजन सिंह। और मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जो इग्नू का सिलेबस है उसमें लेखक राइटर को हरिभजन के नाम से लिखा गया है, लेकिन विकिपीडिया गूगल करने पर इनका नाम हरभजन सिंह है, तो मैंने थंबनेल में हरिभजन सिंह एंड हरभजन सिंह दोनों रखा है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले हम अबाउट पोएम के बारे में जानेंगे, फिर हम पोइट के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन पूरी पोएम को एक्सप्लेन करेंगे। अबाउट पोएम, पॉइंट नंबर 1। ये पोएम हरभजन सिंह ने 1995 में पंजाबी लैंग्वेज में लिखी थी और इसका नाम था रुख ते ऋषि, जिसको बाद में डॉक्टर JS राठी एंड रीता चौधरी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ये पोएम काफ़ी अच्छी रही और सरस्वती अवार्ड मिला इस पोएम को। इसके अंदर जो नैरेटिव है वो लंबा है और ये पोएम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। पॉइंट नंबर 3, नैरेटिव टेक्निक्स जो है वो ट्रेडिशनल नहीं है और रेखीय नहीं है, लीनियर नहीं है। और जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो हम अनकॉन्शियस की डेप्थ में जाते हैं इसको पढ़ने के बाद। इस विचारमग्न या मेडिटेटिव पोएम में पोइट ने 3 साइन क्रिएट किए हैं, रुख, मैन एंड सेज या ऋषि। ट्री बिकम्स द सिग्निफायर ऑफ इटर्नल नेचर और ऋषि या सेज जो है वो सत्य का वाचक बन जाता है। मैन इज़ पासिंग थ्रू हिज एक्सिस्टेंशियल एगोनीज इन सर्च ऑफ ट्रूथ, जो अस्तित्वात्मक कष्ट है आदमी की ज़िंदगी में, उनके साथ वो सत्य की खोज में रहता है। बिटवीन रुख एंड ऋषि, मैन इज़ कॉन्शियस ऑफ हिज डेस्टिनी एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन नेचर एंड कल्चर। पॉइंट नंबर 6, दिस पोएम इज़ ए पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट बोल सकते हैं इस पोएम को। दिस लॉन्ग पोएम हैज़ 6 कॉन्टोज। एक कॉन्टो में 1000 एस्कुडोज होते हैं पुर्तगाल में। इसके अलावा मेरे को कॉन्टो के बारे में नहीं पता, मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन मुझे नहीं मिला। किसी को अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, ताकि मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकूँ बाद में। इसके अलावा 1 अधिका है और 1 अंतिका है। पॉइंट नंबर 7, द एक्सपीरियंस थ्रू वर्ड्स एंड पोइटिक फॉर्म्स क्रिएट द कम्युनिकेटिव सरफेस इन दिस पोएम। ये 7 पॉइंट्स थे मेरे ओपिनियन में। अब हम बी पे डिस्कस करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये स्क्रीनशॉट MAG 14 इग्नू की एक बुक से लिया हुआ है। तो यहाँ पे हरिभजन सिंह दिखा रहे हैं, जबकि गूगल में मैंने आपको बताया था कि हरभजन सिंह दिखा रहे हैं। तो दोनों नाम एक ही हैं, आप कंफ्यूज ना होइएगा। पोइट के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट ये कि इनको कितने सारे अवार्ड्स मिले, तो काफ़ी नंबर ऑफ़ अवार्ड्स मिले इनको। साहित्य अकादमी अवार्ड इसमें था, साहित्य कला परिषद अवार्ड भी था, KK बिरला फाउंडेशन सरस्वती अवार्ड भी था। तो इस तरह इनको काफ़ी अवार्ड्स मिले, आप देख सकते हैं। और ये इन्होंने अपना लिटरेरी वर्क जो है आउट ऑफ इंडिया भी किया। ये कनाडा गए, USA गए, रशिया भी गए और वहाँ पे जाके जो लिटरेचर पे कॉन्फ्रेंसेस होते थे उनके अंदर पार्टिसिपेट किया। इन्होंने कई सारी फेलोशिप भी ली, जिसमें साहित्य अकादमी फेलोशिप पंजाब यूनिवर्सिटी में 1995 में और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में 1996 में इन्होंने फेलोशिप ली। इसके अलावा इनको कई सारे ऑनर्स और रिवॉर्ड्स मिले अलग अलग इंस्टीट्यूट से। पॉइंट नंबर 2, इनके हिस्से में कई सारे कलेक्शंस पोएम्स के आते हैं। 17 टोटल कलेक्शंस थे, अलग अलग पोएम्स थी। रेगिस्तान विच लखारा उसमें से एक फेमस पोएम थी। इसके अलावा इन्होंने कई सारी पंजाबी पोएम्स लिखी, जिनमें तार तुपका लासन, ना धूपे ना छावे, सरक दे सेफ उत्ते इत्यादि मेन पोएम्स थी। इसके अलावा इन्होंने लिटरेरी हिस्ट्री पे भी काम किया, 19 काम इसमें रजिस्टर्ड है। इसके अलावा इन्होंने कई सारे
फॉरेन लिटरेचर्स को भी ट्रांसलेट किया, जिसमें अरिस्टोटल और स्पोर्टकल्स शामिल है। पॉइंट नंबर 3, ये एक पीएचडी होल्डर थे। इन्होंने पंजाबी सब्जेक्ट पे एक पीएचडी भी किया था। इसके अलावा एमए हिंदी से भी थी इनकी और एमए इंग्लिश से भी थी। इनकी जो पोइटिक लैंग्वेज थी वो एंटी मेटाफोरिक थी इनके पोइम्स में। पॉइंट नंबर 4, बीइंग ए मॉडर्निस्ट, लिटरेरी क्रिटिक, ट्रांसलेटर, पंजाबी पोइट एंड कल्चरल कमेंटेटर, डॉक्टर हरिभजन सिंह और डॉक्टर हरभजन सिंह was conscious about tradition of Indian lyrics as well as classical Punjabi lyrics। अब हम पोएम के बारे में पढ़ते हैं। पोएम ट्री एंड द सेज को 3 पार्ट्स या 3 बिग पैराज में बांटा गया है और 19 सब पैराज है। पहले पार्ट में 4 है, दूसरे में 5 है, तीसरे में 10 है। टोटल अगर लाइंस की बात करें तो 114 है और एक लाइन जो है जिसमें किसी में 1 वर्ड भी है और किसी में 10 वर्ड भी है। पार्ट 1 पैरा 1, यहाँ ट्री या पेड़ जो है अपनी डेली लाइफ के बारे में बता रहा है और कुछ बीच बीच में इशारे भी कर रहा है। आई एम अ ट्री वॉकिंग अबाउट विद इन माई हाउस। हालांकि पेड़ स्थायी होता है, वो कहीं घूम नहीं सकता, लेकिन उसमें भी एक आत्मा बसती है जो ये बता रही है कि वो अपने ही घर में घूमता भी है, सोता भी है और जागता भी है और अपनी खुशबू दूसरों को भी देता है, प्रदान करता है और ख़ुद भी सूंघता है। इसके अलावा फ्रूट ऑल्सो आई हैव बॉर्न, मैं फल भी प्रदान करता हूँ। थ्रू ऑब्लिवियस ऑफ देयर नेम्स एम आई, फल देने के बाद भी मुझे पता नहीं है कि उन फलों का क्या नाम है, लोग उनको किस नाम से जानते हैं। इल्यूज़न हैज़ इट ऑलवेज बीन, हमेशा फलों के नाम को लेकर गलत फहमी रहती है। 2 सिमिलर फल रहते हैं तो उनके बीच में हमेशा नाम की गलत फहमी रहती है। दैट इज़ अ वेरी प्रीसियस फ्रूट, यहाँ कवि ने बताया कि पेड़ बता रहा है कि गलत फहमी भी एक बहुत अच्छा फ्रूट है। एंड इल्यूशन इज़ नॉट येट शैटर्ड, और ये गलत फहमी जो कि प्रीसियस फ्रूट है वो अभी तक चूर चूर या पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। लाइक द ट्री हैव आई स्ट्रेयर्ड आउटडोर्स टू, पोइट अपने आप से पूछ रहा है कि क्या मैं पेड़ की तरह बाहर भटका हूँ। इसकी अगली लाइन पेड़ खुद टेक ओवर कर लेता है। यस द पीपल हैव फ्रीली शेल्टर्ड इन माई शेड, लोग बिना किसी रोक टोक के मेरी छाया में आके बैठते हैं। द इमेच्योर स्टोन्ड मी एट विल, जो नादान लोग हैं, नासमझ है, वो मेरे ऊपर पत्थर फेंकते हैं। द लवर्स कार्व देयर सिग्नेचर इनटू द बार्क ऑफ माई फ्रेम, बार्क मीन्स छाल, फ्रेम मीन्स तना। लवर्स जो है अपने नाम मेरे तने की छाल पर खोदते हैं। अदर्स यूज्ड मी एज अ कवर टू मीट देयर मुंडेन नीड्स, मुंडेन मीन्स दुनियादारी। बाकी जो है वो इन दोनों नादान और लवर्स के अलावा जो लोग बच गए वो अपनी दुनियादारी की ज़रूरतें पूरे करने के लिए मुझे एज ए कवर यूज़ करते हैं। पैरा 3, द सीजन्स हैव स्वेप्ट पास्ट मी, इस लाइन का 2 मतलब निकल सकते हैं कि सीज़न जो है अलग अलग ऋतुएं वो आके गुजर जाती है या घूम के चली जाती है, या फिर पेड़ खुद ये बोल रहा है, अज्यूम कर रहा है कि मैं भी ऋतुओं के साथ घूमता हूँ। रेन्स शॉवर्ड टू गिव मी बाथ, जब बारिश आती है तो वो मुझे नहलाती है। विंड्स प्लेड विथ माई लॉक्स, यहाँ 2 वर्ड निकल सकते हैं लॉक्स के। जो हवाएं हैं वो मेरी टहनियों ब्रांचेस के साथ खेलती है या फिर मेरे हुलिये को बिगाड़ देती है या उसके साथ खेलती है। लीव्स टू वर टॉर्न अपार्ट, पेड़ की पत्तियां भी इन हवाओं की वजह से मेरी टूट जाती है। एट टाइम्स वाटर ओज्ड मी इन स्लाइन ड्रिप, जब पतझड़ हो जाती है, मतलब सारे पत्ते झड़ जाते हैं, खाली टहनियाँ और तना बचता है, तब पानी की छोटी छोटी बूंदें मुझे स्लाइन ड्रिप की तरह, जैसे आदमी की ड्रिप चढ़ती है जब बीमार होता है, उसी तरह पेड़ के भी ड्रॉप ड्रॉप
बूंद बूंद जो है सलाइन ड्रिप की माफिक पानी सींचता है। अगली लाइन एग्ज़ाम में कई बार अपीयर हो चुकी है। आई रिग्रेट नो सीजन्स बिकॉज ओवर एंड ओवर अगेन हैव आई रिसर्च्ड। मैं किसी भी सीज़न या ऋतु के प्रति खेद व्यक्त नहीं करता, क्योंकि बार बार आने के बाद या पेड़ की स्थिति बदलती है, पतझड़ में वो पूरा एकदम तना और उसकी पत्तियां बचती है, उसके बाद भी वो उसका पुनरुत्थान होता है। हैव आई रिसर्च, यहाँ पे पेड़ अपने आप से पूछ रहा है कि क्या मेरा पुनरुत्थान होता है। नेवर डिड आई नो व्हेन द फॉल हिट मी, मुझे ये नहीं पता रहता है कि कब पतझड़ की ऋतु मुझे आके वीरान बना देगी। एंड व्हेन आई रीगेन्ड द ग्रीन अ न्यू ए फ्रेश, और मुझे ये भी नहीं पता रहता कि मैं वापस से हरा भरा नए नए तरीके से हरा भरा और नए तरीके से तरोताज़ा कब होता हूँ। तो ये सब चीज़ें उसे नहीं पता कि एग्जैक्ट टाइम कब होगा, इसलिए इन सब ऋतुओं के प्रति उसे किसी भी तरह का कोई रिग्रेट या खेद नहीं है। पैरा 4 में पेड़ पतझड़ के बाद जो स्प्रिंग आती है, बसंत ऋतु आती है, उसके बारे में बताता है कि एंड नाउ विद द स्प्रिंग ब्लूम, मतलब बसंत ऋतु के आने के बाद जो ब्लूम यानी फूल, कलियाँ, नए पत्ते, ग्रीनरी मेरे ऊपर हुई है, इसके बाद आई विश टू गो समवेयर एल्स, मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, मतलब मैं भी कहीं और जाके घूमना चाहता हूँ। इट हैज़ बीन टू लॉन्ग टू स्टे हियर, नाउ इज़ द टाइम टू मूव ऑन। यहाँ पेड़ हालांकि घूम फिज़िकली कहीं नहीं जा सकता, लेकिन इसमें ये मैसेज दे रहा है हम लोगों को कि एक ही जगह एक ही विचार हमें नहीं रखना चाहिए, हमें मूव ऑन करते रहना चाहिए। इसके साथ जो पार्ट 1 के 4 पैराज है वो कंप्लीट होते हैं।